बिना पायलट लैंप के गाड़ी कार्य करना, यानी कि पायलट लैंप नहीं जल रहे हैं तो गाड़ी को हम कार्य करा सकते हैं। तो किस तरीके से गाड़ी को कार्य करा सकते हैं अगर पायलट लैंप नहीं जल रहा है। तो इसके लिए हम प्रोसेस देखें यहाँ पर कि बिना पायलट लैंप के गाड़ी कैसे चलाते हैं। तो यदि किसी कारण से भी पायलट लैंप नहीं जलता है तो हमें क्या क्या स्टेप है लेनी पड़ेंगी और क्या क्या काम हमें करना पड़ेगा यहाँ पर, वो हम देखते हैं। जैसे सबसे पहले फ्यूज CCLS को चेक करें, यदि ख़राब है तो बदलें। अब CCLS क्या है? पायलट लैंप सर्किट का फ्यूज है जो कि 6 एम्पियर का होता है। इसको चेक करेंगे और यदि ख़राब है तो बदलेंगे। फ्यूज कैप का ढीला होना तो टाइट करें। ए कॉक कनेक्शन को टाइट करें, यानी स्विच बोर्ड के नीचे ए कॉक कनेक्शन होता है उसको हमें टाइट करना है। फिर ZLS और HLS स्विच का ऑन होना सुनिश्चित करें। अब ZLS और HLS क्या है? ZLS कौन सा स्विच है हमारा, यानी हम कह सकते हैं ZLS जो स्विच है वो हमारा है लाइट सिग्नलिंग का स्विच ZLS, और एक है हमारा HLS। अब HLS है वो हमारा क्या है? सिग्नलिंग लैंप का स्विच हम कह सकते हैं ZLS या HLS कह सकते हैं। इसको सुनिश्चित करेंगे यदि है तो। यदि उपरोक्त के बाद भी सफलता नहीं मिलती है तो बिना पायलट लैंप के निम्न संकेतों का पालन करते हुए गाड़ी कार्य करे। पहले तो पेंटोग्राफ हटाने से पहले डीजे के ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स द्वारा या रिले QV60 जो कि वोल्टेज कॉइल है QV60 एवं Q50 के द्वारा डीजे का खुला होना सुनिश्चित करें। डीजे क्लोज करते समय यूए की निडल हिलती हो तो आर्नो ऑक्सिलरी की आवाज़ सुनने के 4 सेकंड के अंदर VLR डीजे को छोड़ दें। तो VLR डीजे जो सेकंड नंबर की होती है उसको हम छोड़ देंगे। VLR डीजे कौन सी की है और VLR डीजे किस लिए हम काम में लेते हैं? VLR डीजे डीजे को रीसेट करने के लिए VL की है, ये डीजे को रीसेट करने के लिए। जैसे इसको उल्टा पढ़ते हैं DJRVL, तो ये हो गया डीजे को रीसेट करने के लिए VL की। फिर यूए की निडल पर लगातार नज़र रखें और आर्नो और ऑक्सिलरी की आवाज़ पर ध्यान रखें। बैटरी चार्जर पर ध्यान रखें। चार्जिंग करंट पर ध्यान रखें। RSI ब्लॉक पर टेल फ्यूज की बार बार जांच करते रहें। अब RSI ब्लॉक क्या होता है हमारा? RSI जो ब्लॉक है जिसे हम कह सकते हैं यहाँ पर सिलिकॉन रेक्टिफायर ब्लॉक, जो कि HTC में होता है। सिलिकॉन रेक्टिफायर ब्लॉक 1 और 2 होता है और ये HTC में होता है। इसको बार बार जांच करते रहें। GR के नॉचेज के लिए नॉच रिपीटर पर ध्यान दें। जैसे कि GR से हम नॉच लेते हैं तो नॉच रिपीटर पर ध्यान देंगे। और GR क्या होता है हमारा? जैसे GR की बात करें तो GR होता है उसके नॉचेज के लिए, GR से नॉचेज लेते हैं, नॉचेज के लिए नॉच रिपीटर पर हम ध्यान देंगे। फिर व्हील स्पिलिंग से आने वाले रिग्रेशन से बचने के लिए BP गेज तथा एमीटर में करंट के उतार चढ़ाव पर हम ध्यान देंगे। गाड़ी को अगले चेंजिंग पॉइंट तक सामान्य गति से चलाएंगे। प्रथम ब्राम पर TLC को सूचित करें और रिपेयर बुक में दर्ज करें। अब प्रथम स्टॉप पर जब जैसे TLC को हम सूचित करेंगे और फिर उसको रिपेयर बुक में दर्ज करेंगे कि इन चीज़ों को जो हमारे क्या है सिग्नलिंग लैंप है, पायलट लैंप है, जल नहीं रहे हैं, उनकी रिपेयर बुक में दर्ज करेंगे। CCLS फ्यूज के हॉट न होने पर QRS को वेज कर उपरोक्त विधि के द्वारा गाड़ी का संचालन हम करेंगे। अब देखते हैं ट्रैक्शन फीडिंग सर्किट। ट्रैक्शन फीडिंग सर्किट क्या होता है? ट्रैक्शन फीडिंग सर्किट में सबसे पहले हमारा आता है पेंटोग्राफ। पेंटोग्राफ का उद्देश्य क्या है? लोकोमोटिव के मेन ट्रांसफार्मर को एनर्जाइज करने के लिए OHE जो ऊपर की लाइन होती है ओवरहेड एक्सटेंशन लाइन, इससे 25,000 वोल्ट AC सप्लाई लेना होता है। जैसे पेंटोग्राफ का ये डायग्राम दिखाया गया है। पेंटोग्राम में सबसे ऊपर जो होती है ये होती है हमारी स्ट्रिप।
फिर ये यहाँ पर ये जो लगा होता है ये होता है हमारा पेंटो हॉर्न, और ये जो लगे होते हैं ये होते हैं हमारे प्लंजर। उसके बाद में यहाँ पर जो शंट लगा होता है इसको बोलते हैं फ्लेक्सिबल शंट। फ्लेक्सिबल शंट में हमारा ऊपर का जो होता है, जैसे यहाँ से जो आता है ऊपर की साइड का, इसको बोलते हैं अपर आर्टिकुलेशन रोड। इसी तरीके से अपर आर्टिकुलेशन रोड के बाद में नीचे एक और रोड होती है, इसको बोलते हैं लोअर आर्टिकुलेशन रोड। तो ये होगी हमारी अपर आर्टिकुलेशन रोड, लोअर आर्टिकुलेशन रोड। इधर हम आते हैं इस कॉइल के थ्रू, तो इस कॉइल के थ्रू आते हैं तो इसको बोलते हैं हम पेंटो हाइट एडजस्टिंग रोड, यानी कि ये पेंटो की हाइट को एडजस्ट करती है। तो पेंटो हाइट एडजस्टिंग रोड। पेंटो हाइट एडजस्टिंग रोड के बाद में हम आ जाते हैं यहाँ पर इस सेक्शन पर, इसके थ्रू इसको राइज किया जाता है। तो यहाँ पर राइज करने के लिए, ऊपर उठाने के लिए आ जाता है यहाँ पर राइजिंग स्प्रिंग, और राइजिंग स्प्रिंग के नीचे आ जाता है ये लॉकों की रूफ है, लॉकों की छत है। लॉकों की छत में यहाँ पर आइसोलेटर लगा, इंसुलेटर लगा हुआ है लॉकों की छत पर, ताकि लॉकों में करंट ना आए। इंसुलेटर लगा हुआ है। इंसुलेटर में यहाँ पर क्या लगा हुआ है, क्रेडल लगी हुई है। ये क्रेडल लगी हुई है, क्रेडल के ऊपर राइजिंग स्प्रिंग है और जिसके ऊपर ये सेटअप किया हुआ है। अब राइजिंग स्प्रिंग के बाद में हम यहाँ पर बात करें, ये जो है ये है आइलेट रोड। यहाँ पर ये आइलेट रोड है। आइलेट रोड इंसुलेटर के थ्रू जुड़ी रहती है, ये है हमारे इंसुलेटर आइलेट रोड में। फिर यहाँ पर है फुलक्रम, FULCRUM, फुलक्रम हम बोल सकते हैं, फुलक्रम इंसुलेटर। तो ये एफ और ई से याद रख सकते हैं, यानी कि EF। तो ये आइलेट रोड हो जाएगी, ये फुलक्रम हो जाएगा और बीच में हो जाएगा इंसुलेटर। फिर इसको प्रेशर देने के लिए यहाँ पर लगी हुई है सर्वो मोटर, ये सर्वो मोटर है। सर्वो मोटर में यहाँ पर लोअरिंग स्प्रिंग, यानी कि नीचे करने के लिए यहाँ पर ये लोअरिंग स्प्रिंग लगी हुई है। लोअर स्प्रिंग के बाद में यहाँ पर थ्रॉटल वाल्व है, ये प्रेशर देने के लिए, प्रेशर देकर इसको उठाया जाता है, तो उसके लिए यहाँ पर थ्रॉटल वाल्व है जिससे प्रेशर बढ़ाया जाता है। ये फिर नीचे है वेप्ट, और वेप्ट के नीचे है इंसुलेटिंग कॉक, तो ये यहाँ पर इंसुलेटिंग कॉक है। तो ये सारी चीज़ें हैं पेंटोग्राफ में होती हैं। अब पेंटोग्राफ का जो कलर वाला डायग्राम हम देखते हैं, जैसे पेंटोग्राफ में सबसे पहले नंबर पर आती है पेंटो सर्वो मोटर। पेंटो को उठाने के लिए यहाँ पर ये लगी हुई है, इसको बोलते हैं पेंटो सर्वो मोटर। दूसरा आता है आइलेट रोड। आइलेट रोड कौन सी है, ये हमारी आइलेट रोड, ये जो लगी हुई है ये आइलेट रोड है। तीसरे नंबर पर है हमारा क्रेडल। तो क्रेडल जो लगा हुआ है ये वाला लगा हुआ है क्रेडल, ये नीचे जिस पर ये रखा होता है इसको बोलते हैं क्रेडल। चौथे नंबर पर आता है अपर आर्टिकुलेशन, तो ये ऊपर वाला है, ये चौथे नंबर का अपर आर्टिकुलेशन, अपर आर्टिकुलेशन। पाँचवें नंबर का है लोअर आर्टिकुलेशन, जैसे ये यहाँ पर लोअर आर्टिकुलेशन है, ये हमारा अपर आर्टिकुलेशन, ये लोअर आर्टिकुलेशन। फिर छठवां नंबर का है राइजिंग स्प्रिंग। अब राइजिंग स्प्रिंग, ये जो स्प्रिंग है यहाँ पर एक स्प्रिंग होती है जगह पर, इसको बोलते हैं राइजिंग स्प्रिंग। राइजिंग स्प्रिंग के बाद में हमारा सातवां नंबर का है इंसुलेटर। अब इंसुलेटर हम देखते हैं इंसुलेटर कहाँ है, जैसे इंसुलेटर रोफ पर होता है ये इंसुलेटर, ये वाला पोर्शन मान सकते हैं इंसुलेटर, ये वाला जो पोर्शन है ये होगा इंसुलेटर। ये सातवां नंबर का इंसुलेटर है, ये आई रोड के बीच में और मोटर के बीच में ये इंसुलेटर है। आठवां नंबर पर है थ्रस्ट रोड। थ्रस्ट रोड कौन सी है हमारी, ये वाली रोड है, इसको बोलते हैं थ्रस्ट रोड। तो ये नीचे वाली रोड है थ्रस्ट रोड, और ऊपर वाली रोड जो होगी इसको हम बोलेंगे पेंटो हाइट एडजस्टिंग रोड। तो हम कह सकते हैं पेंटो हाइट एडजस्टिंग रोड या पोजीशनिंग लीक है, ये 9 नंबर का है, ये है वहाँ पर पोजीशनिंग लीक, पोजीशन को कंट्रोल करने के लिए पोजीशनिंग लीक। 10 नंबर पर प्लेंजर, ये वाले प्लेंजर लगे हुए हैं। 11 नंबर पर हॉर्न है, ये वाली हॉर्न है। और 12 नंबर पर पेंटो पेन है, पेंटो स्ट्रिप या पेंट्रो पेन हम बोल सकते हैं, ये 12 नंबर पर है। तो पेंटोग्राफ की संरचना हम देखें,
यह धातु की नलियों का बना होता है। इसके जोड़ पर विद्युत कंटिन्यूटी के लिए फ्लेक्सिबल शंट लगे हैं। तो इसके जो हमने देखे हैं यहाँ पर जॉइंट पर फ्लेक्सिबल शंट लगे हुए हैं। ये फ्लेक्सिबल शंट क्यों लगे हुए हैं? विद्युत की कंटिन्यूटी के लिए यहाँ पर ये फ्लेक्सिबल शंट है यहाँ पर लगे हुए हैं। फिर नेक्स्ट हम देखें, जैसे ये फ्लेक्सिबल शंट लगे हुए हैं विद्युत की कंटिन्यूटी के लिए। पेंटो को चलती अथवा खड़ी अवस्था में ऊपर नीचे किए जा सकता है। पेंटो का जो हिस्सा OHE के कॉन्टैक्ट वायर के संपर्क में रहता है, OHE के कॉन्टैक्ट वायर के संपर्क में ये वाला हिस्सा रहता है पेंटो का, इसको हम कहते हैं पेंटोपेन। पेंटोपेन ये OHE के संपर्क में रहता है। पेंटोपेन पर हम बात करें कि पेंटोपेन पर कार्बन धातु की पट्टी लगी रहती है। इसमें कौन सी पट्टी लगी रहती है? कार्बन धातु की यहाँ पर पट्टी लगी रहती है, जिसके घिस जाने पर उसे बदला जा सकता है। लॉकों की छत पर 2 पेंटो लगे होते हैं। एक कैब नंबर 1 के ऊपर लगा रहता है, एक कैब नंबर 2 के ऊपर लगा रहता है। कैब नंबर 1 पर जो पेंटो होता है उसको PT नंबर 1 बोलते हैं, पेंटो नंबर 1। कैब नंबर 2 के ऊपर जो होता है उसको बोलते हैं PT नंबर 2 यानी पेंटो नंबर 2। पेंटो उठाने या नीचे करने के लिए ZPT12 लगाई जाती है, यानी कि पेंटो की लगाई जाती है। पेंटो ZPT पेंटो स्विच, पेंटो के लिए स्विच है ZP1 एंड 2। तो यहाँ पर ZPT लगाई जाती है, 1 एंड 2 लगाई जाती है, जो कि इलेक्ट्रोन्यूमेटिकली ऑपरेट होता है। अब ये जो ZPT जो स्विच है पेंटो के लिए जो की लगाई जाती है ZPT या ZPT जो स्विच है ये हमारा इलेक्ट्रोन्यूमेटिकली ऑपरेट होता है। इलेक्ट्रोन्यूमेटिकली ये ऑपरेट होता है, जिसका कंट्रोल कैब में ZPT के द्वारा किया जाता है। अब पेंटो की कुछ जानकारी हम देख लेते हैं। नॉर्मल जो जानकारियाँ हैं पेंटो की, क्या क्या जानकारियाँ हैं। जैसे पेंटो का एक होता है ऑपरेटिंग प्रेशर, यानी किस प्रेशर पर पेंटो को ऑपरेट किया जाता है। तो पेंटो के ऑपरेटिंग प्रेशर की बात करते हैं, कितना प्रेशर की रिक्वायरमेंट पेंटो को होती है। तो यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रेशर पेंटो के लिए जो ऑपरेटिंग प्रेशर है वो 6.5 से 8 kg/cm² ऑपरेटिंग प्रेशर पेंटो के लिए होता है। बाकी चीज़ें हम देखते हैं यहाँ पर, जैसे मिनिमम रेजिंग प्रेशर, यानी कि पेंटो को ऊपर उठाने के लिए मिनिमम कितना प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है। तो 4.5 kg/cm² मिनिमम रेजिंग प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है। पेंटो लोअरिंग प्रेशर, अब पेंटो को नीचे करने के लिए कम प्रेशर की रिक्वायरमेंट होगी, तो ये होगा 3.5 kg/cm², यानी ऊपर उठाने के लिए 4.5 है तो एक कम कर देंगे 3.5 kg/cm², पेंटो को लोअर करने के लिए प्रेशर की रिक्वायरमेंट होगी। फिर रेजिंग टाइम ऊपर उठाने के लिए कितना टाइम की ज़रूरत होती है पेंटो को, तो सामान्यतः 6 से 10 सेकंड यहाँ पर ज़रूरत होती है। लोअरिंग टाइम है, पेंटो को नीचे करने के लिए कितने टाइम की ज़रूरत होती है, तो लोअरिंग टाइम आता है 10 सेकंड से कम, और राइजिंग के लिए भी 6 से 10 सेकंड है। और स्टैटिक जो प्रेशर होता है पेंटो के लिए वो होता है 7 kg/cm²। अब पेंटोग्राफ को अगर हमें ऊपर उठाना है तो हमें क्या करना होगा, फिर पेंटोग्राफ को नीचे लाना है तो हमें क्या करना होगा, वो सारी बातें हम यहाँ पर देखेंगे। पेंटोग्राफ में प्रेशर नहीं बन रहा है तो हम क्या करेंगे, वो सारी बातें हम देखेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर कि पेंटोग्राफ को उठाना है हमें, तो कैसे उठाएंगे पेंटोग्राफ को। पहले तो पेंटोग्राफ को उठाने के लिए HVA को 1 पर रखेंगे। HVA क्या है, हमारा बैटरी का स्विच है। अब HVA जो बैटरी का स्विच है इसको हम 1 पर रखेंगे। 1 पर HVA को हमने 1 पर रख दिया है। उसके बाद में बैटरी का जो मेन स्विच है उसको 1 पर रखेंगे। बैटरी वोल्टेज की जांच करेंगे जो कम से कम 85 वोल्ट होना चाहिए। अब वर्किंग कैब में BL की को अनलॉक करेंगे और LSDJ का जलना सुनिश्चित करेंगे कि LSDJ जल रहा है। अब LSDJ क्या है, LSDJ जो है हमारा
वो है हमारा पायलट लैंप डीजे के लिए है ये, तो एल डीजे को जलना सुनिश्चित करेंगे। फिर ई आर जो है, ई आर प्रेशर 6.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से अधिक होना चाहिए, यदि कम है तो प्रेशर हम बढ़ाएंगे। फिर जेड पी टी को 1 या 2 पोजीशन पर घुमाएंगे, जिससे संबंधित वी ई पी टी एनर्जाइज हो जाएगा। और वी ई पी टी आइसोलेटिंग कॉक खुला रहने पर हवा थ्रोटल वाल्व से होकर के पेंटो की सर्वो मोटर में जाएगी। तो जैसे ही वी ई पी टी आइसोलेटिंग कॉक है, इसको खोलेंगे हम। अब जैसे हम देखें यहाँ पर वी ई पी टी है, वी ई पी टी आइसोलेटिंग कॉक खुला रहने पर हवा थ्रोटल वाल्व से होकर के पेंटो की सर्वो मोटर में जाएगी। अब वी ई पी टी क्या है, वी ई पी टी हमारा जो है यहाँ पर वो कहलाएगा पेंटोग्राफ का इलेक्ट्रो वाल्व। अब वी ई पी टी 1 है तो पेंटोग्राफ 1 का इलेक्ट्रो वाल्व हो जाएगा, वी ई पी टी 2 है तो पेंटोग्राफ 2 का इलेक्ट्रो वाल्व हो जाएगा। तो फलस्वरूप सर्वो मोटर के अंदर प्रेशर के द्वारा पिस्टन से लोअरिंग स्प्रिंग दबेगी, जिससे साइलेट रोड फ्री हो जाएगी। तो यहाँ पर ये साइलेट रोड है, ये फ्री हो जाएगी क्योंकि लोअरिंग स्प्रिंग है, यहाँ पर दबेगी जिससे साइलेट रोड फ्री हो जाएगी। और रेजिंग स्प्रिंग की ताकत से पेंटोग्राफ ऊपर उठ जाएगा और कॉन्टैक्ट वायर को टच करेगा। पेंटोग्राफ को उठाने से पहले सुनिश्चित करें कि लॉको OHE के नीचे खड़ा है तथा डीजे लॉक नहीं है। अब BEPT का ये कंट्रोल सर्किट है। तो BEPT का कंट्रोल सर्किट हम बनाए तो BEPT जैसे कि ये पेंटोग्राफ 1 के लिए है VEPT, यानी हम कह सकते हैं पेंटोग्राफ 1 के लिए VEPT है। ऊपर से OHE लाइन से हम बैटरी का वोल्टेज लेंगे। अब बैटरी का वोल्टेज लेते हैं तो यहाँ पर एक लगा हुआ है CCPT। CCPT है पेंटोग्राफ के लिए फ्यूज है ये CCPT, और ये है QEMS। अब QEMS जो क्या है यहाँ पर, तो QEMS है यहाँ पर, QE होता है एक्साइटेशन ओवर करंट रिले। तो QEMS से हम देख सकते हैं यहाँ पर कि एक्साइटेशन ओवर करंट रिले हो जाएगी ये QEMS, क्योंकि Q4 रिले है तो ये हो जाएगी एक्साइटेशन ओवर करंट रिले। ये ZPT1, तो ये पेंटोग्राफ 1 के लिए स्विच है, ये ZPT2 पेंटोग्राफ 2 के लिए स्विच है। तो ये यहाँ पर जैसे कि 1 पर होगा तो ये उठेगा, तो ZPT1 ZPT2। ये 1 के अकॉर्डिंग हम देखें, जैसे कि ये 1 पर है तो ये वाला पेंटोग्राफ उठेगा, ये 1 पर होगा ZPT1 और ZPT2। अब इसमें जैसे BEPT2 ये ट्रेलिंग लोको के लिए है, 2 BEPT2 ट्रेलिंग लोको और 2 BEPT2 ट्रेलिंग लोको। तो यहाँ पर ये है VLSN। VLSN क्या होता है, VLSN हमारी एक की है VLQ है, उसके अकॉर्डिंग है यहाँ पर VLSN। तो ये की है VL की जो यहाँ पर लगी हुई है, और ये है VEPT। VEPT पेंटोग्राफ 2 का इलेक्ट्रो वाल्व है VEPT। तो ये यहाँ पर इसका कंट्रोल सर्किट बन जाएगा VEPT का, ये नेगेटिव VA हो जाएगा। तो इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि ये 2 नंबर है, तो ये 2 नंबर के लिए यहाँ पर सीधा जाएगा, और ये 1 नंबर से कनेक्ट है इसके से, और इसका जो 1 नंबर है इसके 2 नंबर से कनेक्ट है। और फिर इस तरीके से ये यहाँ पर जा रहा है BEPT2 ट्रेलिंग लोको पर, ये BEPT1 ट्रेलिंग लोको पर जा रहा है। अब पेंटोग्राफ को नीचे करना है, तो पेंटोग्राफ को नीचे करने के लिए हमें क्या स्टेप फॉलो करनी होगी। अब पेंटोग्राफ को नीचे करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले डीजे क्लोज अवस्था में है तो VL डीजे के द्वारा डीजे को ओपन करेंगे। अब VL डीजे क्या है, ये VL डीजे एक तरीके से हमारा स्विच ही है जो कि डीजे के लिए बनाया गया, तो VL डीजे डीजे के लिए VL स्विच है। अब ZPT को 0 अवस्था में लाएंगे, यानी पेंटोग्राफ जो स्विच है उसको 0 अवस्था में लाएंगे, जिससे BEPT बल्ब डी एनर्जाइज हो जाएगा, यानी कि हम कह सकते हैं पेंटोग्राफ का जो इलेक्ट्रो बल्ब है ये डी एनर्जाइज हो जाएगा। फलस्वरूप सर्वो मोटर को जाने वाली हवा का रास्ता बंद हो जाएगा और सर्वो मोटर के अंदर की हवा थ्रोटल वाल्व से होते हुए BEPT के एग्जॉस्ट पोर्ट से बाहर निकल जाएगी, जिससे सर्वो मोटर के अंदर लगी लोअरिंग स्प्रिंग के द्वारा पिस्टन को वापस अंदर किया जाएगा। और फलस्वरूप ये आई लोड रोड है, इसके द्वारा राइजिंग स्प्रिंग के विरुद्ध पेंटो नीचे आएगा, क्योंकि लोअरिंग स्प्रिंग का टेंशन राइजिंग स्प्रिंग के तनाव से अधिक होता है, और लोअरिंग स्प्रिंग का टेंशन राइजिंग स्प्रिंग के तनाव से अधिक होगा तो ये नीचे आएगा।
तो जैसे कि यहाँ पर पेंटो में ये BEPT बल्ब दिखाया गया है, ये सैंडर्स बल्ब दिखाया गया है, ये थ्रोटल बल्ब दिखाया गया है। अब है पेंटो से संबंधित विभिन्न उपकरण। जैसे कि पेंटो से संबंधित कौन कौन से उपकरण है, जैसे थ्रोटल बल्ब है। थ्रोटल बल्ब क्या होता है, पेंटो के न्यूमेटिक सर्किट में सर्वो मोटर के पहले और BEPT के बाद में यहाँ पर थ्रोटल बल्ब लगाया गया है। अब यहाँ पर हम देखें थ्रोटल बल्ब कहाँ लगा है, पेंटो के न्यूमेटिक सर्किट में सर्वो मोटर के पहले और BEPT के बाद में। जैसे सर्वो मोटर के पहले और BEPT के बाद में, जैसे एक तो ये सर्किट है, सर्वो मोटर के पहले और BEPT के बाद में ये लगाया हुआ है यहाँ पर थ्रोटल बल्ब। ये BEPT के बाद में है और सर्वो मोटर के पहले है। यहाँ से हम स्टार्ट होते हैं। अब जैसे BEPT के बाद में थ्रोटल बल्ब जो लगाया गया है, इसका मुख्य कार्य पेंटो उठाते समय सर्वो मोटर को जाने वाली हवा को धीरे धीरे वेल्व जाने देना है, जिससे पेंटोग्राफ का राइजिंग टाइम में 6 से 10 सेकंड हो जाता है। और यदि यह व्यवस्था नहीं होती तो BEPT बल्ब एनर्जाइज करते ही पेंटो उड़ जाता, जिससे OHE के कॉन्टैक्ट वायर को हिट करने की संभावना रहती। अब BEPT बल्ब की बात करते हैं। BEPT बल्ब क्या है, BEPT जो बल्ब है हमारा वो इलेक्ट्रो बल्ब है, यानी कि पेंटोग्राफ, इसको उल्टा पढ़ते हैं हम PTEV, पेंटोग्राफ का इलेक्ट्रो बल्ब। तो उल्टा पढ़ते हैं तो हमारे लगभग 80% 90% जो भी वर्ड हैं ये समझ में आ जाते हैं। PT मतलब पेंटोग्राफ, E मतलब इलेक्ट्रो और B मतलब बल्ब। तो पेंटोग्राफ का इलेक्ट्रो बल्ब है BEPT। तो BEPT बल्ब के बारे में बात करते हैं। ये क्या होता है BEPT, तो यह एक इलेक्ट्रो बल्ब है जिसे कैब से ही ZPT के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। दोनों पेंटो के लिए अलग अलग BEPT बल्ब लगे हैं। BEPT1 TPN1 में है और BEPT2 कैब नंबर 2 के पीछे लगा है। वर्किंग कैब में जब ZPT को 0 से 1 पोजीशन पर घुमाते हैं तब पीछे के पेंटो का BEPT बल्ब एनर्जाइज होता है, और ZPT को नंबर 2 पोजीशन पर घुमाते हैं तो आगे के पेंटो का BEPT बल्ब एनर्जाइज होता है तथा 0 पोजीशन पर बल्ब डी एनर्जाइज होता है। तो ZPT की यहाँ पर 3 कंडीशन होती हैं, 0, 1, 2। जब हम ZPT को 2 नंबर पर ले जाते हैं तो 1 नंबर का जो BEPT है वो एनर्जाइज होता है। जब हम ZPT को 1 नंबर पर ले जाते हैं तो 2 नंबर का जो हमारा इलेक्ट्रो बल्ब है BEPT है वो एनर्जाइज होता है। अब BEPT आइसोलेटिंग कॉक की बात करें। BEPT आइसोलेटिंग कॉक, तो दोनों BEPT बल्ब के अलग अलग आइसोलेटिंग कॉक लगाए गए हैं। यदि किसी पेंटोग्राफ को आइसोलेट करना हो तो संबंधित BEPT बल्ब का आइसोलेटिंग कॉक बंद कर दें, जिससे BEPT बल्ब एनर्जाइज होने पर भी सर्वो मोटर में हवा नहीं जाएगी और संबंधित पेंटो नहीं उठेगा। अब हम देखते हैं कि पेंटोग्राफ का न उठना, उसका कारण और निवारण। अगर हमारा पेंटोग्राफ उठ नहीं रहा है तो उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, पेंटोग्राफ को नहीं उठ रहा है तो उसका निवारण किस तरीके से किया जाए। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, CCBA और CCPT का सही होना सुनिश्चित करें। CCBA क्या है, हमारा बैटरी का स्विच, जैसे उल्टा पढ़ेंगे इसको VACC, तो बैटरी का फ्यूज है। CC मतलब होता है फ्यूज, तो बैटरी का फ्यूज है। और CCPT यानी कि पेंटोग्राफ का फ्यूज है। इन दोनों को हम देखेंगे कि हमारा जो बैटरी का फ्यूज है वो सही है और हमारा जो पेंटोग्राफ का फ्यूज है वो सही है। बैटरी सर्किट फ्यूज है, ये होता है हमारा 35 एम्पियर का, और पेंटोग्राफ का जो फ्यूज है CCPT, पेंटोग्राफ का जो फ्यूज है, पेंटोग्राफ या अन्य सर्किट का फ्यूज है CCPT होता है हमारा 16 एम्पियर का। इन दोनों का सही होना चेक करेंगे। वर्किंग कैब में इमरजेंसी स्टॉप पुश बटन का सामान होना सुनिश्चित करेंगे। ये देखेंगे कि इमरजेंसी स्टॉप पुश बटन दबा हुआ तो नहीं है। ER प्रेशर 6.5 kg/cm² से अधिक होना सुनिश्चित करेंगे। BEPT आइसोलेटिंग कॉक का खुला होना सुनिश्चित करेंगे। BEPT बल्ब के ऊपर लगे नॉब को 1-2 बार दबा करके देखेंगे। जो BEPT बल्ब के ऊपर लगा हुआ नॉब है उसको 1-2 बार दबा करके हम देखेंगे। BTB बल्ब के ऊपर लगे तार का सही जुड़ा होना सुनिश्चित करेंगे। यदि सफलता नहीं मिलती है तो दूसरे पेंटोग्राफ को उठा करके देखेंगे। अब देखते हैं हम बेबी कंप्रेसर और इमरजेंसी रिजर्वायर।
वेवी कंप्रेसर होता है MCPA, जिसको वेवी कंप्रेसर बोलते हैं। उसको उल्टा पढ़े हम तो ACPM, तो ये हो जाएगा ऑक्सिलरी कंप्रेसर मोटर। तो ये हो जाएगा MMCA। MCPA है वेवी कंप्रेसर। MCPA वेवी कंप्रेसर या ऑक्सिलरी कंप्रेसर है। और ये कहाँ पर होता है ऑक्सिलरी कंप्रेसर? TPN 1 में होता है, कैब नंबर 1 में TPN 1 में लगा होता है। इसका स्विच ZCPA TPN 1 में ही लगा होता है। तो ये स्विच है, Z मतलब स्विच और CP मतलब कंप्रेसर का, ऑक्सिलरी का CPA मतलब ऑक्सिलरी कंप्रेसर का। उल्टा पढ़ेंगे इसको ACPZ, ऑक्सिलरी कंप्रेसर का स्विच जो कि TPN 1 में लगा है। और MCPA 110 वोल्ट DC सप्लाई से चलता है, यानी बेबी कंप्रेसर के लिए 110 वोल्ट की DC सप्लाई की यहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है। जैसे हमारे पास में क्या होता है, इसके द्वारा इमरजेंसी रिजर्वायर है। इमरजेंसी रिजर्वायर में हवा का प्रेशर बनाया जाता है। और इमरजेंसी रिजर्वायर जो होता है उसे हवा का प्रेशर बनाते हैं हम। और MCPA का इलेक्ट्रिकल सर्किट जो है इस तरीके से है। MCPA का इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होगा? पहले बैटरी से हम लेंगे, फिर बैटरी का फ्यूज चेक करेंगे, फिर ZCPA। अब ये जो ZCPA है इसको हम अगर उल्टा पढ़ें तो क्या बनेगा? बेबी कंप्रेसर का स्विच बनेगा। जैसे कि A फॉर ऑक्सिलरी, CP फॉर कंप्रेसर और Z फॉर स्विच। तो बेबी कंप्रेसर का ये स्विच होगा। इसी तरीके से इसको हम उल्टा पढ़ेंगे, VA बैटरी का, CC मतलब फ्यूज, तो बैटरी का फ्यूज हो जाएगा। बैटरी का फ्यूज प्लस बेबी कंप्रेसर का स्विच, फिर MCPA। MCPA क्या है? हमारा बेबी कंप्रेसर है, यानी ऑक्सिलरी कंप्रेसर। और फिर बेबी कंप्रेसर के बाद में आ जाती है बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल। तो इसको हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट इस तरीके से होता है, यानी कि पहले बैटरी से सप्लाई जाएगी CCBA में, बैटरी के फ्यूज में, बैटरी के फ्यूज से जो सप्लाई जाएगी हमारी बेबी कंप्रेसर के स्विच में, फिर बेबी कंप्रेसर के स्विच से सप्लाई जाएगी हमारी बेबी कंप्रेसर में, बेबी कंप्रेसर से ये नेगेटिव नीचे से टर्मिनल लिया जाता है। अब है MCPA का न्यूमेटिक सर्किट। MCPA जो होता है बेबी कंप्रेसर ही बोलते हैं इसको, ऑक्सिलरी कंप्रेसर। तो ऑक्सिलरी कंप्रेसर मोटर होती है। इसका न्यूमेटिक सर्किट, लॉ को एनर्जाइज करने के लिए जब MCPA बेबी कंप्रेसर को चालू करते हैं तो RAL कॉक खुला होने की स्थिति में इसके द्वारा इमरजेंसी रिजर्वायर जो ER होता है, इमरजेंसी रिजर्वायर को 8 kg/cm² के प्रेशर की हवा से चार्ज किया जाता है। अब ये जो है हमारा RAL, ये RAL क्या है? इमरजेंसी रिजर्वायर डाईफ्रेम कॉक है, जो कि TPN 1 में होती है। कौन सी? RAL। इसको बोलते हैं हम इमरजेंसी, RAL हमारा हो जाएगा इमरजेंसी रिजर्वायर डाईफ्राम कॉक, इमरजेंसी रिजर्वायर डाईफ्रेम कॉक, ये होती है हमारी TPN 1 में। अब ये जो RAL है, कॉक खुला होने की स्थिति में इसके द्वारा इमरजेंसी रिजर्वायर 8 kg/cm² प्रेशर की हवा से चार्ज किया जाता है। और इस हवा को पेंटोग्राफ उठाने और DJ क्लोज करने के लिए प्रयोग करते हैं। DJ क्लोज होने के बाद MR प्रेशर, यानी मेन रिजर्वायर का जो प्रेशर है 6.5 से 9.5 kg/cm² हो जाएगा। तब MCPA बंद कर दें, यानी कि जो हमारा बेबी कंप्रेसर है उसको बंद कर दें। जैसे कि MCPA का ये न्यूमेटिक सर्किट है। अब न्यूमेटिक सर्किट में किस तरीके से बनाया गया है, जैसे कि यहाँ पर हमारी सर्वो मोटर है, सर्वो मोटर और BEPT के बीच में, BEPT है हमारा पेंटोग्राफ का इलेक्ट्रो बल्ब। अब पेंटोग्राफ का इलेक्ट्रो बल्ब है, इन दोनों के बीच में लगा हुआ होता है थ्रोटल बल्ब, जिसके द्वारा हवा सर्वो मोटर से इधर आती है। फिर यहाँ पर लगी हुई है कॉक, कॉक के बाद में ये VB बॉक्स है, BB बॉक्स यानी बैटरी का बॉक्स है ये, और ये DJ बॉक्स है। ये दोनों यहाँ पर जाते हैं आगे। इधर हम देखें ये गेज मीटर लगा हुआ है। गेज मीटर किसका मेजर करता है? ये इमरजेंसी रिजर्वायर का गेज मेजर करता है। और यहाँ पर एक कॉक लगी हुई है जिसको बोलते हैं हम ड्रेन कॉक बोलते हैं।
अब यहाँ पर एक RAL लगा हुआ है, इस RAL को यहाँ पर बोला जाता है हमारा इमरजेंसी रिजर्वायर डाईफ्राम कॉक। तो ये हमारी इमरजेंसी रिजर्वायर डाईफ्राम कॉक है। अब इससे हमारा जैसे कि यहाँ पर मेन रिजर्वायर से प्रेशर आएगा, मेन रिजर्वायर से जो प्रेशर आएगा वो R1 में आएगा। R1 जैसे R1 क्या है हमारी, अगर हम R1 की बात करें तो जैसे RS1 है, R1 उसके अकॉर्डिंग हम बात करें तो ये R1 है और ये यहाँ पर सेफ्टी बल्ब है, सेफ्टी बल्ब R1। ये यहाँ पर हमारा बेबी कंप्रेसर है MCPA, फिर MCPA ड्रेन कॉक है और ये दोनों हमारे हैं NRV। तो ये NRV है, दोनों के दोनों यहाँ पर NRV बल्ब हो सकते हैं। तो ये हमारा होगा MCPA का न्यूमेटिक सर्किट। अब MCPA का नहीं चलना यानी बेबी कंप्रेसर चल नहीं रहा है तो इसका दोष निवारण किस तरीके से किया जाए अगर ये काम नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले HVA को नंबर 1 पर रख कर के बैटरी वोल्टेज को जांच करें, 85 वोल्ट से अधिक होना चाहिए। अब HVA क्या है, हमारा बैटरी का स्विच है, तो बैटरी के स्विच को नंबर 1 पर रख कर के बैटरी का वोल्टेज चेक करेंगे। CCVA फ्यूज यानी बैटरी का फ्यूज हम चेक करेंगे। फिर ZCPA और MCPA पर बैटरी सप्लाई के तार ठीक से कसे होने चाहिए, यानी कि हम कह सकते हैं ZCPA ऑक्सिलरी कंप्रेसर का स्विच और बेबी कंप्रेसर पर बैटरी सप्लाई के तार ठीक से लगे होने चाहिए। ZCPA स्विच को 2-3 बार ऑपरेट करें, यानी कि ऑक्सिलरी कंप्रेसर स्विच को 2-3 बार हम ऑपरेट करेंगे। उसके बाद में MCPA पर लगे कार्बन ब्रश का ढीला होना उचित पैकिंग दे करके हम टाइट करेंगे, यानी MCPA है बेबी कंप्रेसर को पर लगे जो कार्बन ब्रश हैं उनको ढीला होना उचित पैकिंग देकर टाइट करेंगे। फिर ER प्रेशर का नहीं बनना, अगर हमारा इमरजेंसी रिजर्वायर के अंदर प्रेशर नहीं बन रहा है तो उसका दोष निवारण किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले बेबी कंप्रेसर को चलाना सुनिश्चित करेंगे, दोनों कैप में ZPT का 0 पर होना सुनिश्चित करेंगे, यानी कि हमारा पेंटो नीचे होना चाहिए। MCPA का लीकेज है तो टैप करें, सेफ्टी बल्ब अगर हमारा लीकेज है तो टैप करें या लीकेज बंद करने का प्रयास करें। MCPA बेबी कंप्रेसर, इमरजेंसी रिजर्वायर और DJ रिले RDJ है हमारी। तो RDJ क्या है, RDJ की बात करें हम, RDJ होता है DJ एयर रिजर्वायर, तो इसको हम कहते हैं DJ एयर रिजर्वायर। DJ ऑयल सेपरेटर और पेंटो के ड्रेन कॉक बंद होना सुनिश्चित करें, R1 कॉक बंद करें, ER प्रेशर बनना सुनिश्चित करें, यानी इमरजेंसी रिजर्वायर का प्रेशर बनना सुनिश्चित करें। यदि कहीं लीकेज हो तो अटेंड करें, यदि अब भी सफलता नहीं मिले तो R1 और RAL कॉक दोनों बंद करें, MCPA चलाएं। इस प्रकार MCPA की हवा सीधे DJ और पेंटो की पाइपलाइन को चार्ज करेगी। पाइपलाइन में प्रेशर पर्याप्त होने की जानकारी MCPA के सेफ्टी बल्ब के द्वारा हो जाती है। पर्याप्त प्रेशर होने पर पेंटो उठा करके DJ क्लोज करें, MCP चला करके MR प्रेशर 9.5 kg/cm² तक बनाएं। अब MCP जो चलाते हैं, MCP से यहाँ पर मेन रिजर्वायर के अंदर प्रेशर बढ़ता है जो कि 9.5 kg/cm² तक हमें बनाना है। MR प्रेशर 9.5 kg/cm² बनने के बाद में R1 कॉक को फिर से खोलना ना भूलें। फिर हम देखते हैं ट्रैक्शन फीडिंग सर्किट। ट्रैक्शन फीडिंग सर्किट में क्या होता है, तो हमारा आता है ट्रैक्शन फीडिंग सर्किट। इस फीडिंग सर्किट का मुख्य कार्य ट्रैक्शन पावर सर्किट को सप्लाई प्रदान करना है। पेंटोग्राफ उठा रहने पर OHE की सप्लाई रूफ वार के द्वारा DJ क्लोज करने पर मेन ट्रांसफार्मर जो होता है TFWR को मिलती है। OHE की जो सप्लाई है रूफ वार के द्वारा DJ क्लोज होने पर मेन ट्रांसफार्मर को मिलती है। और चार्जर मेन ट्रांसफार्मर की सप्लाई एक टैप चेंजर के द्वारा नॉच लेने पर CGR 123 कॉन्टैक्टर के माध्यम से TFP को जाती है। अब TFP हमारा यहाँ पर क्या है, TFP को जाएगी यानी कि ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग को ये जाएगी, ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग हो जाएगी TFP। अब TFP के म्यूचुअल इंडक्शन से सेकेंडरी वाइंडिंग TFP1 TFP2 चार्ज होती है और जिनकी सप्लाई ट्रैक्शन पावर सर्किट को दी जाती है। अब फीडिंग सर्किट में लगाए गए सुरक्षा उपकरण हमारे क्या क्या हैं। फीडिंग सर्किट में जो सुरक्षा उपकरण लगाए जाते हैं
वो है ET1। ET1 क्या है? ET1 की हम बात करें जो फीडिंग सर्किट में लगाया गया सुरक्षा उपकरण है, तो ET1 और 2 होते हैं। ET होता है हमारा सर्ज अरेस्टर, ये होता है ET1 सर्ज अरेस्टर। सर्ज अरेस्टर ये होता है ET। तो ET1 रूफ उपकरण की सुरक्षा के लिए सर्ज अरेस्टर ET1 लगा है। इसका गैप जो है 210 mm का होता है। जब किसी कारण रूफ उपकरण में ज़्यादा वोल्टेज हो जाता है तो ET1 के द्वारा लोको बॉडी से सर्किट पूरा होकर के अर्थ हो जाता है। तो ये ET1 के द्वारा लोको बॉडी से सर्किट पूरा हो जाता है और पूरा सर्किट पूरा होकर के अर्थ हो जाता है। इस प्रकार दोनों पेंटोग्राफ तथा रूफ बार को कोई हानि नहीं होती है। इसका स्पार्क्स ओवर वोल्टेज जो होता है वो होता है 125 kV। फिर है ET2। ET2 सर्ज अरेस्टर 2 है। ये मेन ट्रांसफार्मर की सुरक्षा के लिए सर्ज अरेस्टर E2 लगाया जाता है। और ये ET1 है, ये रूफ उपकरण की सुरक्षा के लिए लगाया जाता है सर्ज अरेस्टर E1। और E2 है, ये यहाँ पर मेन ट्रांसफार्मर की सुरक्षा के लिए सर्ज अरेस्टर E2 लगाया जाता है। इसका गैप जो होता है 90 mm रहता है। जब किसी कारण वश मेन ट्रांसफार्मर में भारी मात्रा में वोल्टेज सर्ज बढ़ जाता है तो ET2 के गैप के द्वारा सर्किट पूरा होकर के लोको बॉडी अर्थ हो जाता है और मेन ट्रांसफार्मर को ओवर वोल्टेज से होने वाले नुकसान से बचाता है। इसका स्पार्क ओवर वोल्टेज होता है 67.5 यानी कि इसका हाफ। और इसी तरीके से इसकी जो गैप होता है, जैसे कि यहाँ पर 210 mm होता है, 210 में हम 2 का भाग दे देते हैं तो ये हो जाता है 105। तो 105 के आसपास यानी कि 90 mm होता है। इसी तरीके से 125 में अगर 2 का भाग देते हैं तो 62.5 आता है, तो उसमें 5 जोड़ दिया 67.5 kV के आसपास होता है। ये हमारा ट्रांसफार्मर ऑयल टैप चेंजर। ऑयल टैप चेंजर है ट्रांसफार्मर का ऑयल टैप चेंजर, ट्रांसफार्मर की ऑयल को चेंज करने के लिए है यहाँ पर। तो QLM हमारी क्या है? एक रिले है QLM। तो QLM की बात करें हम, QLM है मेन ट्रांसफार्मर ओवर करंट रिले। तो QLM है हमारी मेन ट्रांसफार्मर की ओवर करंट रिले है ये। तो Q हमारा बता रहा है कि रिले है ये, और M बता रहा है हमारा मेन ट्रांसफार्मर, L बता रहा है ट्रांसफार्मर। तो ये हो जाएगा M फॉर मेन, L फॉर ट्रांसफार्मर, Q फॉर रिले। तो मेन ट्रांसफार्मर की रिले है। यह मेन ट्रांसफार्मर ओवर करंट प्रोटेक्शन रिले है और यह रिले कैब नंबर 2 में रिले बोर्ड में लगी है और यह एक सेफ्टी रिले है। इसका कनेक्शन डीजे और मेन ट्रांसफार्मर के बीच में रहता है। जब किसी कारणवश बस में ट्रांसफार्मर में जाने वाली करंट 325 एम्पियर से ज़्यादा होती है, यानी QLM जो अगर ये QLM की वैल्यू मेन ट्रांसफार्मर की जो रिले है इसमें अगर करंट की वैल्यू 325 एम्पियर से ज़्यादा होती है तो यह रिले एनर्जाइज होता है और VCV को ब्रांच पर इसका NCI ओपन हो जाता है, जिससे DJ ओपन होता है और इसका टारगेट गिरता है। इसे रीसेट करने से पहले मेन ट्रांसफार्मर तथा GR पर आग, धुआं, जलने की गंध, तेल का छिड़काव, ऑयल टैप चेंजर से में तेल होने की जांच करेंगे। मेन ट्रांसफार्मर के ऑयल लेवल की भी जांच करेंगे। ऐसा पाया जाने पर उसका टारगेट रीसेट नहीं करेंगे और लॉ को फेल करेंगे। आग, धुआं, जलने की गंध, तेल का छिड़काव नहीं पाए जाने पर टारगेट रीसेट करेंगे। डीजे क्लोज करके गाड़ी कार्य करेंगे। डीजे क्लोज करने पर यदि दोबारा QLM के टारगेट के साथ डीजे ओपन होता है तो मेन ट्रांसफार्मर के पास आग, धुआं, जलने की गंध और तेल का छिड़काव इत्यादि न पाए जाने पर भी टारगेट का रीसेट नहीं करेंगे और लॉ को फेल करेंगे। मैकेनिकल लॉकिंग युक्ति QLM का टारगेट गिरने पर डीजे तब तक क्लोज नहीं होता है जब तक कि टारगेट रीसेट नहीं किया जाता। ये होता है मैकेनिकल लॉकिंग डिवाइस में। QLM का टारगेट गिरने पर भी डीजे क्लोज नहीं होता है जब तक कि टारगेट रीसेट नहीं किया जाता। अब बात करते हैं हम HOM है। HOM ये जैसे कि यहाँ पर बताया गया है, HOM होम आर्म है। ये HOM होम आर्म ये हमारा ZPT सॉकेट है। ये बैटरी के इंटरलॉक हैं, VV इंटरलॉक्स बैटरी के इंटरलॉक्स हैं। ये है फिचेट्स की हैं, फिटचेट की है, FITCHET फिटचेट की है। और ये है होम हैंडल, HOM होम हैंडल। अब हम बात करते हैं HOM होता क्या है। HOM की बात करें तो HOM होता है मेन अर्थिंग स्विच ऑपरेटिंग हैंडल। तो इसको हम उल्टा पढ़ें MOH तो इसे पढ़ेंगे M फॉर मेन, O फॉर अर्थिंग,
मेन अर्थिंग स्विच, एच ओ एम को हम कह सकते हैं मेन अर्थिंग स्विच नहीं पढ़ कर हम इसको पढ़ेंगे मैनुअल अर्थिंग स्विच। तो एच ओ एम को हम पढ़ेंगे यहाँ पर उल्टा पढ़ें तो ये हो जाएगा मैनुअल, ओ फॉर अर्थिंग और एच फॉर स्विच, एच स्विच के लिए यूज किया जाता है। तो मैनुअल अर्थिंग स्विच है, यह लॉकों का मेन अर्थिंग स्विच है, इसको हम मैनुअल अर्थिंग स्विच भी कहते हैं। मेन अर्थिंग स्विच है जो लॉकों की छत पर लगाया जाता है। इसमें दो कॉन्टैक्ट्स रहते हैं। लॉक को ग्राउंड करने के लिए जब बैटरी बॉक्स पर लगा HOM हैंडल ऑपरेट करते हैं तो HOM के दोनों कॉन्टैक्ट बंद हो जाते हैं, जिससे एक कॉन्टैक्ट के द्वारा रूफ इक्विपमेंट और दूसरे कॉन्टैक्ट के द्वारा मेन ट्रांसफार्मर है अर्थ हो जाता है। तो HOM हैंडल के द्वारा एक के द्वारा तो जो रूफ के इक्विपमेंट है वो अर्थ हो जाते हैं और एक हैंडल के द्वारा दूसरे कॉन्टैक्ट के द्वारा मेन ट्रांसफार्मर यहाँ पर अर्थ हो जाता है। अब फीडिंग सर्किट में लगाए गए उपकरण हम देखते हैं। फीडिंग सर्किट में कौन कौन से उपकरण यहाँ पर लगाए जाते हैं, जैसे TFWR। TFWR क्या है, तो TFWR की बात करें हम, ये है हमारा मेन ट्रांसफार्मर TFWR। यह एक AC लॉकों का मेन ट्रांसफार्मर है और यह एक ऑटो ट्रांसफार्मर है। TFWR किस टाइप का ट्रांसफार्मर है, ऑटो टाइप का ट्रांसफार्मर है। इसकी मेन बाइंडिंग पर 1040 टन रहते हैं, जिसमें से 960 टन उपयोग में लाए जाते हैं, जिनको 32 टैप्स के द्वारा टैप चेंजर से जोड़ दिया जाता है। तो 32 टैप्स के द्वारा यहाँ पर टैप चेंजर से जोड़ा जाता है। 960 टन ही हम काम में लेते हैं 1040 टन में से, यानी हम कह सकते हैं 80 टन को हम यहाँ पर काम में नहीं लेते हैं। और 960 टन में अगर हम 32 का भाग दें तो ये 30 बार भाग जाता है, तो यानी 30 का भाग दे देंगे 960 में तो ये हो जाएगा 32। तो 32 टैप में यहाँ पर इसको टैप चेंजर के द्वारा जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार इस टैप के लिए 30 टन यहाँ पर, इस प्रकार एक टैप के लिए हम बात हैं, एक टैप के लिए 30 टन होते हैं और ऐसे 80 टन हैं स्पेयर रहते हैं, यानी कि खाली रहते हैं, जो सर्किट में रेजिस्टेंस का कार्य करते हैं। अब ये 80 जो टन बचे गए हैं 1040 में से 960 काम में लिए हैं, 80 टन बच गए हैं, ये हमारे टर्न स्पेयर का काम करते हैं, जो सर्किट में रेजिस्टेंस का कार्य करते हैं। जब पेंटो ऊपर उठता है तथा डीजे क्लोज करते हैं तब OHE का वोल्टेज मेन ट्रांसफार्मर में आता है और गाड़ी चलाने के लिए MP के द्वारा नॉच लेते हैं। अब हम किसके लिए लेते हैं, MP के द्वारा नॉच लेते हैं। अब MP हमारा क्या होता है, क्योंकि हम जब गाड़ी को चलाने के लिए MP से नॉच लेते हैं उससे ट्रैक्शन मोटर के अंदर करंट की वैल्यू बढ़ती है। तो हमारा जो MP है, MP होता है मास्टर कंट्रोलर। तो MP को हम कहेंगे यहाँ पर मास्टर कंट्रोलर। मास्टर कंट्रोलर के द्वारा नॉच लेते हैं जो गोल गोल सा गाड़ी में पाया जाता है, और नॉच के अनुसार ग्रेजुएटर के द्वारा TFWR से वोल्टेज टैप किया जाता है और CGR 1 2 3 के माध्यम से TFP को दिया जाता है। अब CGR 1 2 3 है, CGR 1 2 3 क्या है, जैसे CGR 1 2 3 है, तो इस CGR 1 2 3 के माध्यम से TFP को ये दिया जाता है। अब CGR 1 2 3 क्या है, हमारे ग्रेजुएटर कॉन्टैक्टर हैं ये, CGR बोलते हैं ग्रेजुएटर कॉन्टैक्टर। तो इस ग्रेजुएटर कॉन्टैक्टर के द्वारा TFP को दिया जाते हैं। और जो TFP है हमारा वो क्या है, TFP हमारा यहाँ पर कहलाएगा ट्रांसफॉर्मरी प्राइमरी वाइंडिंग। तो CGR के माध्यम से TFP ट्रांसफॉर्मर प्राइमरी वाइंडिंग को ये दिया जाएगा। अब TFP की बात करें, यह मेन ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग है और TFP में कितने टन होते हैं, 288 टन होते हैं। जब ग्रेजुएटर में नॉच लेते हैं तो 1 से 32 नॉच तक TFP चार्ज रहती है। तो कितने नॉच तक रहती है, 1 से 32 नॉच तक है यहाँ पर TFP चार्ज रहती है और MP के द्वारा हम नॉच लेते हैं। TFP1 और TFP2 क्या होता है, TFP1 हमारी प्राइमरी वाइंडिंग होती है ट्रांसफार्मर की, मेन ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग TFP ट्रांसफार्मर प्राइमरी वाइंडिंग। TFP2 होती है ट्रांसफार्मर सेकेंडरी वाइंडिंग।
तो TFP1 और TFP2 क्या है, यह मेन ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग है। और जब ग्रेजुएटर से 1 से 32 नॉच लेते हैं तो TFP चार्ज रहती है, और म्यूचुअल इंडक्शन से TFP1 तथा TFP2 चार्ज हो जाता है, जिसमें कुल 24 टर्न होते हैं। और इनकी सप्लाई को ट्रैक्शन पावर सर्किट के द्वारा ट्रैक्शन मोटर को दिया जाता है। तो जो इनकी सप्लाई है इनको ट्रैक्शन पावर सर्किट के द्वारा ट्रैक्शन मोटर को दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं ग्रेजुएटर है GR4 ग्रेजुएटर। अब ग्रेजुएटर में जैसे कि ये वाली है हमारी, ये हमारी इनर रिंग है, और ये अंदर वाली रिंग है। ये ग्रेजुएटर में ये बाहर वाली रिंग है, आउटर रिंग है, और ये सेलेक्टर आर्म है जिसके द्वारा इस रिंग को सिलेक्ट करते हैं, सेलेक्टर आर्म। तो इसमें हम बात करें ग्रेजुएटर एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा मेन ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग को ग्रेजुएटर के इनर रिंग एवं आउटर रिंग द्वारा CGR 123 कॉन्टैक्टर के द्वारा, और दो रेजिस्टेंस होते हैं हमारे पास में, RGR और RGR1 और RGR2 इस टाइप में होते हैं दो रेजिस्टेंस। ग्रेजुएटर के रेजिस्टेंस हैं ये RGR, ग्रेजुएटर के रेजिस्टेंस। तो दो रेजिस्टेंस है RGR के द्वारा प्राइमरी ट्रांसफार्मर के साथ इलेक्ट्रिकली यहाँ पर जोड़ा जाता है। अब ग्रेजुएटर की रचना हम देखते हैं। जैसे GR की रचना मेन ट्रांसफार्मर पर की गई है। मेन ट्रांसफार्मर से टैपिंग निकाल करके इंसुलेटेड कॉन्टैक्ट प्लेट पर इसकी गोल आकार में रचना की गई है, और इस कॉन्टैक्ट के सेगमेंट के आगे कॉन्टैक्ट प्लेट के आउटर और इनर रिंग रखे गए हैं। कॉन्टैक्ट प्लेट के बीच में ड्राइविंग सॉफ्ट के द्वारा इंटरमीडिएट गियर रिंग से सेलेक्टर आर्म को घुमाया जाता है, और सेलेक्टर आर्म के सिरे पर दो रोलर रहते हैं, और जब सेलेक्टर आर्म घूमता है तब रोलर संबंधित कॉन्टैक्ट सेगमेंट का आउटर और इनर रिंग से संबंध जोड़ देते हैं, और इनर रिंग पर सम संख्या के कॉन्टैक्ट सेगमेंट और आउटर रिंग पर विषम संख्या के कॉन्टैक्ट सेगमेंट जोड़े गए हैं। GR का शाफ्ट एयर सर्वो मोटर के द्वारा घुमाया जाता है। तो ये है GR SM4 सर्वो मोटर और A फॉर एयर। तो GR का शाफ्ट है एयर सर्वो मोटर के द्वारा घुमाया जाता है। तो ASMGR की बात करें हम, ASMGR, तो GR का शाफ्ट है GR का शाफ्ट है एयर सर्वो मोटर के द्वारा घुमाया जाता है। तो इसको हम बोलते हैं फीडिंग सर्किट। फीडिंग सर्किट की बात करें, फीडिंग सर्किट कैसा है, जैसे ये फीडिंग सर्किट है। फीडिंग सर्किट में ये हमारा पेंटो 1 है, ये हमारा पेंटो 2 है, ये हमारा रूफ बार है, रूफ बार में HPT1 और ये है HPT2, ये हमारा है HOM यानी कि म्यूचुअल अर्थिंग जो स्विच है, हम कह सकते हैं HOM को, या मेन अर्थिंग स्विच भी हम कह सकते हैं। तो ये हमारा HOM है, मेन अर्थिंग स्विच। ऑपरेटिंग हैंडल हम कह सकते हैं मेन अर्थिंग स्विच ऑपरेटिंग हैंडल HOM। ये DJ है हमारा, ये जो सर्किट है DJ है। ये ET1 है। अब ET1 क्यों लगाया गया है हमारा, जैसे ET1 है सर्ज अरेस्टर है, और ये है हमारा ET1, जैसे यहाँ पर लगाया है ET1 और यहाँ पर लगाया है ET2 सर्ज अरेस्टर फॉर प्रोटेक्शन ऑफ मेन ट्रांसफार्मर। यह सर्ज अरेस्टर फॉर रूफ छत के प्रोटेक्शन के लिए। ये हमारा लगाया गया है QLM। अब ये QLM क्यों लगाया गया है, इसकी बात करें हम, तो QLM मेन ट्रांसफार्मर ओवर करंट रिले है, जो कि 325 एम्पियर इसकी रेटिंग होती है, ये लगाया गया है। फिर ट्रांसफार्मर, ये ऑटो टाइप का ट्रांसफार्मर है, यहाँ पर 32 टैपिंग की गई है इसकी। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं 0 से स्टार्ट करते हैं। प्लंजर, ये क्या है, इनर रिंग है, और ये यहाँ पर आउटर रिंग है, और टोटल यहाँ पर 32 टैपिंग यहाँ पर की गई है, 0 से लेकर के 32 टैपिंग की गई है। और ये यहाँ पर सेलेक्टर आर्म है जिसके द्वारा इसको सेलेक्ट किया जाता है, सेलेक्टर आर्म है। अब सेलेक्टर आर्म में क्या डायग्राम बनाया गया है, ये यहाँ पर TFP ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग है, ये ट्रांसफार्मर TFP1 TFT2 TFP2 ये ट्रांसफार्मर की क्या है, सेकेंडरी वाइंडिंग है, यानी कि म्यूचुअल इंडक्शन के बाद में जो वाइंडिंग होती है वो यहाँ पर दिखाई गई है, TFP1 TFP2। और ऊपर है ग्रेजुएटर है CGR, ग्रेजुएटर 3 है हमारे पास में, और इनमें रेजिस्टेंस लगाए गए हैं RGR और RPGR। RGR और RPGR क्या है, RPGR ग्रेजुएटर का परमानेंट रेजिस्टेंस है ये,
ये ग्रेजुएटर में परमानेंट रेजिस्टेंस है, ये फिक्स होता है। और RGR जो होता है यहाँ पर, ये किस लिए है? RGR होता है हमारा परमानेंट नहीं होता है RGR। और RPGR है ग्रेजुएटर, यानी RPGR ग्रेजुएटर का परमानेंट रेजिस्टेंस है और RGR हमारा वेरिएबल रेजिस्टेंस है, यानी कि ये चेंज होता रहता है। RGR ग्रेजुएटर प्रोटेक्शन रेजिस्टेंस हम कह सकते हैं इसको, RGR को ग्रेजुएटर प्रोटेक्शन रेजिस्टेंस, ग्रेजुएटर प्रोटेक्शन रेजिस्टेंस। और ये हमारे पास में TFP1 और TFP2, ये क्या है? TFP1 TFP2 है ट्रांसफार्मर सेकेंडरी वाइंडिंग है, और TFP होती है हमारी ट्रांसफार्मर प्राइमरी वाइंडिंग, और ये हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग। अब हम बात करते हैं SMGR के अंदर हवा का नियंत्रण जो होता है। SMGR के अंदर हवा का नियंत्रण दो इलेक्ट्रोवोल्ट VE1 और VE2 के द्वारा किया जाता है। VE1 के एनर्जाइज होने पर GR के नॉच बढ़ते हैं, यानी ग्रेजुएटर के नॉच बढ़ते हैं, तथा VE2 के एनर्जाइज होने पर GR के नॉच हैं कम होते हैं। अब ये दो इलेक्ट्रोवोल्ट हैं हमारे SMGR के अंदर, तो ये SMGR है। SMGR क्या होता है? SMGR होता है ग्रेजुएटर सर्वो मोटर। तो ग्रेजुएटर सर्वो मोटर के अंदर हवा का नियंत्रण है दो इलेक्ट्रो बल्ब के द्वारा किया जाता है, और दो इलेक्ट्रो जो बल्ब हैं वो हैं VE1 VE2, और VE1 VE2 उन बल्ब के द्वारा इनको कंट्रोल किया जाता है, VE1 और VE2। नेक्स्ट हम देखते हैं SMGR की रचना इस प्रकार रहती है, यानी कि हम कह सकते हैं ग्रेजुएटर सर्वो मोटर की रचना इस प्रकार रहती है कि जब सेलेक्टर आर्म घूमता है तो पूर्ण नॉच पर ही रुकता है, नॉच के बीच में नहीं। यदि कोई खराबी न हो तो पूर्ण नॉच पर ही रुकेगा। अब है RGR होता है ग्रेजुएटर रेजिस्टेंस, या ग्रेजुएटर प्रोटेक्शन रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं, ग्रेजुएटर रेजिस्टेंस। यह एक 1.61 ओम का रेजिस्टेंस है जो कि HTC में ग्रेजुएटर के पास लगा है, और यह CGR2 और CGR3 के बीच में लगा है। अब CGR2 और CGR3 क्या है हमारे? अगर हम बात करें CGR2 यानी ग्रेजुएटर 2 और ग्रेजुएटर 3 के बीच में ये लगा हुआ है, और GR के किसी भी दो नॉच के बीच में, यानी कि हाफ नॉच पर परिपथ में ये रहता है, कि GR के यानी ग्रेजुएटर के किसी भी दो नॉच के बीच में हाफ नॉच पर ये परिपथ में रहता है। और जब ग्रेजुएटर 2 के द्वारा RGR सर्किट में आता है तो बहुत ही कम समय में 0.6 सेकंड तक सर्किट में रहता है। और सेलेक्टर आर्म की रचना इस प्रकार की गई है कि पहले रोलर कॉन्टैक्ट सेगमेंट से संबंध छोड़ने से पहले ही दूसरे कॉन्टैक्ट सेगमेंट से संबंध जोड़ता है, यानी कि GR के प्रत्येक आधे नॉच पर सेलेक्टर आर्म दोनों कॉन्टैक्ट सेगमेंट से संबंध बनाए रखता है, जिससे शॉर्ट सर्किट करंट की स्थिति पैदा होती है। और इस स्थिति में RGR रेजिस्टेंस के द्वारा बढ़ा हुआ करंट नियंत्रित होकर के ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग में जाता है, जब तक कि दूसरे रोलर पूर्ण रूप से दूसरे सेगमेंट में से संबंध नहीं बना लें और कॉन्टैक्ट सेगमेंट की ओवरलैपिंग व्यवस्था से ट्रांसफार्मर की प्राइमरी को लगातार सप्लाई मिलती रहती है। अन्यथा प्रत्येक हाफ नॉच पर TFP की सप्लाई कट हो जाती है और ट्रैक्शन जर्क हो जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर ट्रांसफार्मर की प्राइमरी को लगातार सप्लाई मिलती रहती है, वो कट नहीं होती है। अब है ग्रेजुएटर प्रोटेक्शन रेजिस्टेंस RPGR, ये है ग्रेजुएटर प्रोटेक्शन रेजिस्टेंस, और RGR होता है हमारा ग्रेजुएटर रेजिस्टेंस। ये सिर्फ ग्रेजुएटर रेजिस्टेंस है, और RPGR है ग्रेजुएटर प्रोटेक्शन रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर हम देखें ग्रेजुएटर का प्रोटेक्शन रेजिस्टेंस है, ये 97 किलो ओम का होता है, या 97,000 ओम का रेजिस्टेंस है, जो कि HTC में ग्रेजुएटर 1, 2, 3 के नीचे लगा है, और यह ग्रेजुएटर के इनर और आउटर रिंग के बीच स्थायी रूप से लगाया गया है। इसका कार्य GR के इनर और आउटर रिंग के बीच एक समान पोटेंशियल बनाए रखना है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, इक्वी पोटेंशियल भी कहते हैं। अब है ग्रेजुएटर 1, 2, 3 के कॉन्टैक्टर। अब ग्रेजुएटर 1, 2, 3 के कॉन्टैक्टर किस तरीके से होते हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं। ग्रेजुएटर 1, 2, 3 ग्रेजुएटर 1, 2, 3 के द्वारा इनर और आउटर बस बार रिंग को ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग के साथ जोड़ा जाता है, और ड्राइविंग शाफ्ट के द्वारा सेलेक्टर आर्म के घूमने के साथ साथ ग्रेजुएटर का कैम शाफ्ट भी
कॉन्टैक्ट रोलर के ऑपरेशन के अनुसार घूमता है, जिससे ग्रेजुएटर आर्म और यहाँ पर सीजीआर जो है सीजीआर का ऑपरेशन सही क्रम में होता है। अब सीजीआर क्या है यहाँ पर हमारा बात करें तो सीजीआर जो है ग्रेजुएटर है, ग्रेजुएटर 1, ग्रेजुएटर 2, ग्रेजुएटर 3, तो ग्रेजुएटर का ऑपरेशन सही क्रम से होता है। ग्रेजुएटर 1, 2, 3 खुलने और बंद होने का क्रम इस प्रकार से है, जैसे कि अगर हम नॉच लेते हैं, सम नॉच लेते हैं, यानी कि 2, 4, 6 इस तरीके से नॉच लेते हैं, सम नॉच लेते हैं तो क्या होता है हमारा CGR 1 ऑन होता है, सम नॉच लेते हैं, 2 और 3 क्लोज होता है, ये बंद होंगे, ये CGR 1 है ये ओपन होगा, और ये दोनों ये ओपन होगा और ये दोनों क्लोज होंगे। तो ओपन में हम क्रॉस लगा देते हैं, क्लोज के लिए यस कर देते हैं। तो ये पहला क्लोज होगा सम नॉच के लिए। आधा नॉच के लिए ये दोनों ओपन क्रॉस होंगे, ये ओपन रहेगा। और विषम नॉच के लिए क्या होगा, विषम नॉच के लिए नियम से तो हम देखा जाए, विषम नॉच के लिए यहाँ पर ये बीच वाला ओपन रहेगा, ये भी ओपन रहेगा, ये क्लोज रहेगा विषम नॉच के लिए। तो हमें ये ध्यान रखना है यहाँ पर सम नॉच, आधा नॉच, विषम नॉच, सम से स्टार्ट करते हैं। और याद रखने के लिए हम क्या करना होगा, जैसे पहले ये वाला ओपन होगा, दूसरे नंबर पर ये वाला ओपन होगा, या फिर हम कह सकते हैं पहले ये दोनों क्लोज रहेंगे, उसके बाद में ये दोनों क्लोज रहेंगे, और तीसरे नंबर पर ये दोनों ओपन रहेंगे। या हम और नंबर देते हैं, जैसे ओपन और क्लोज को नंबर देते हैं, ओपन को देते हैं 1 और क्लोज को देते हैं 0, 0। तो क्लोज को देंगे 0, 0, 1 और फिर देंगे क्लोज को हम क्या कर देते हैं 1, 0, 1, 1। तो ये क्या है हमारा, इस तरीके से इसको सेट करते हैं ताकि इसको याद रख सकें। जैसे ये 1 यहाँ पर आ रहा है तो ओपन है, तो ये दोनों ओपन होंगे, यहाँ पर ये दोनों क्लोज होंगे, ये दोनों क्लोज और ये दोनों ओपन। और सम नॉच से हमें स्टार्ट करना है। अब GR की सुरक्षा के लिए लगाए गए उपकरण क्या हैं, यानी ग्रेजुएटर की सुरक्षा के लिए लगाए गए उपकरण हैं GR ऑयल पंप, ये हम बोलते हैं PHGR। ये स्पाई ग्लास है, यहाँ पर स्पाई ग्लास लगा हुआ है GR के अंदर। तो GR ऑयल पंप PHGR से इसको डिनोट किया जाएगा। PHGR क्या होता है, PHGR हमारा होता है GR का ऑयल पंप। तो GR का जो ऑयल पंप है PHGR ग्रेजुएटर का, P4 पंप है, H4 ऑयल मान लेते हैं। तो GR का ऑयल पंप है, GR ऑयल को घुमाने के लिए एक पंप लगा है। तो GR ऑयल को घुमाने के लिए, यानी ग्रेजुएटर के ऑयल को घुमाने के लिए एक पंप लगा है। यह एक प्रकार का न्यूमेटिक पंप है तथा HTC में GR के पास लगा है, और यह पंप इलेक्ट्रोवाल्व EVPHGR के एनर्जाइज होने पर कार्य करता है। ग्रेजुएटर, PH4 पंप, ग्रेजुएटर का ऑयल पंप और EV4 इलेक्ट्रोवाल्व। तो यह पंप इलेक्ट्रोवाल्व एनर्जाइज होने पर कार्य करता है। यह पंप GR के 60 से 32 नॉच तक ही कार्य करता है। इसके काम करने से ग्रेजुएटर का तेल एक स्ट्रेनर से छन करके फिर से GR में जाता है। और PHGR के कार्य की जांच पास लगे स्पाई ग्लास की सुई के द्वारा देखकर हम कर सकते हैं। यहाँ पर एक स्पाई ग्लास में सुई लगी रहती है, इस सुई को देख करके इसकी जांच हम कर सकते हैं PHGR की, यानी कि ग्रेजुएटर के ऑयल पंप की हम जांच कर सकते हैं। मैनुअल कंट्रोल के समय PHGR पंप कार्य नहीं करता है। फिर हम देखते हैं GR ऑयल पंप इलेक्ट्रोवाल्व, EV इलेक्ट्रोवाल्व, PHGR मतलब GR ग्रेजुएटर का ऑयल पंप। तो GR ऑयल पंप इलेक्ट्रोवाल्व यह एक PHGR के लिए लगाया गया इलेक्ट्रोवाल्व है। तो ये किसके लिए लगाया जाता है, PHGR के लिए लगाया गया इलेक्ट्रोवाल्व है, जो कि कॉरिडोर नंबर 2 में ZSM-GR हैंडल के पास लगा होता है। अब ZSM-GR क्या है हमारा, अगर हम बात करें ZSM-GR ग्रेजुएटर का मैनुअल ऑपरेटिंग हैंडल है। GR फॉर ग्रेजुएटर और M फॉर मैनुअल
मैनुअल कंट्रोल हैंडल है ये, जेड फोर हैंडल स्विच हम बोल सकते हैं। तो ZSM-GR हो गया। ग्रेजुएटर का मैनुअल ऑपरेटिंग हैंडल के पास लगा होता है। GR के 6 से 32 नॉच के इंटरलॉक द्वारा EVPH-GR यानी GR ऑयल पंप इलेक्ट्रो वाल्व एनर्जाइज हो जाता है और PH-GR के लिए हवा का रास्ता खुल जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं ग्रेजुएटर के ऑयल पंप के लिए हवा का रास्ता खुल जाता है, जिससे PH-GR काम करने लगता है। फिर हम देखते हैं GR हाफ नॉच प्रोटेक्शन रिले, जिसे Q44 होती है। GR के हाफ नॉच के लिए प्रोटेक्शन रिले होती है Q44। तो Q44 की हम बात करते हैं। ग्रेजुएटर प्रोटेक्शन रिले है आधे नॉच के लिए होती है। यह रिले जो है GR ग्रेजुएटर हाफ नॉच प्रोटेक्शन रिले, यह रिले बोर्ड पर लगी है और 0.6 सेकंड टाइम लैग है। एक नॉच 0.6 सेकंड से कम समय में ही आना चाहिए। यदि इससे ज़्यादा समय लगता है तो ग्रेजुएटर हाफ नॉच पर अटक जाता है और Q44 के सर्किट में लगे ग्रेजुएटर हाफ नॉच का इंटरलॉक खुल जाने से 0.6 सेकंड के बाद यह रिले डी एनर्जाइज हो जाती है और डीजे को ट्रिप कर देती है। यदि ऐसा नहीं होता तो RGR जल सकता है, यानी ग्रेजुएटर का रेजिस्टेंस जल सकता है। फिर है GR फुल नॉच प्रोटेक्शन रिले है। फुल नॉच प्रोटेक्शन रिले है Q46, इसको बोलते हैं ग्रेजुएटर फुल नॉच प्रोटेक्शन रिले। यह रिले ग्रेजुएटर फुल नॉच प्रोटेक्शन रिले है जो कि रिले बोर्ड पर लगी है। ग्रेजुएटर की नॉचेज से जीरो पर लाने के लिए जब MP को जीरो पर लाते हैं, यानी ग्रेजुएटर की नॉचेज से जीरो पर लाने के लिए जब हम जो मास्टर कंट्रोल होता है MP उसको जीरो पर लाते हैं और यदि ऐसे समय में GR किसी फुल नॉच पर अटक जाता है तो रिले हमारी जो Q46 है एनर्जाइज हो जाती है और Q46 का NCI जो कि Q118 की ब्रांच पर लगा है वह खुल जाता है। फलस्वरूप रिले Q118 डी एनर्जाइज होने पर इसका NOI Q44 की ब्रांच पर लगा है वह खुल जाता है, जिससे Q44 डी एनर्जाइज हो जाएगी और Q44 का NOI VCV DJ की ब्रांच पर लगा है। तो ये DJ सर्किट की ब्रेकर की ब्रांच, ये BCV DJ क्या है हमारा, BCV DJ सर्किट की ब्रांच पर लगा है और VCV DJ सर्किट जो है हमारा वह खुल जाता है और VCV कॉइल डी एनर्जाइज हो जाती है और DJ ट्रिप हो जाता है। फिर लॉको ग्राउंडिंग की बात करें। लॉको ग्राउंडिंग AC लॉको पर हाई वोल्टेज के बहुत से उपकरण HTC में जैसे AC लॉको पर क्या होता है, AC लॉको पर हाई वोल्टेज के बहुत से उपकरण HTC में रहते हैं। HTC चारों तरफ से बंद रहता है और HTC में जाने के लिए लगे दरवाजे क्या होते हैं, तालित रहते हैं। इन्हें विशेष प्रकार की चाबी से ही खोला जा सकता है और इन चाबियों को फीचेट भी कहते हैं। जो चाबियां हैं HTC को खोलने के लिए काम में ली जाती हैं उन चाबियों को हम कहते हैं फीचेट, जो कि बैटरी बॉक्स में लगी रहती हैं। इन्हें निकालने के लिए लॉक को ग्राउंड करना पड़ता है, अर्थात बिना लॉको के लॉको ग्राउंड किए कोई भी व्यक्ति HTC में नहीं जा सकता। लॉको को ग्राउंड किए बिना कोई भी व्यक्ति है, बिना लॉको को ग्राउंड किए कोई भी व्यक्ति HTC में नहीं जा सकता। जब HTC में कुछ काम करना होता है तो लॉको ग्राउंड करना अनिवार्य है। अब लॉको को ग्राउंड करने का तरीका क्या है, तो लॉको को ग्राउंड करने का हम यहाँ पर तरीका देखते हैं कि लॉको को किस तरीके से ग्राउंड किया जाता है। जैसे VLCPD ऑन करके MR प्रेशर 9.5 kg/cm² तक बना लें। अब VLCPD ऑन करेंगे हम। अब VLCPD क्या होता है, क्योंकि इसको हमें ऑन करना है तो इसका नाम हमें पता होना चाहिए कि VLCPD होता क्या है। इसको ऑन करेंगे तो VLCPD हमारा होता है मेन कंप्रेसर डायरेक्ट चलाने के लिए VL स्विच। तो VL है यहाँ पर, BL की है CPD हम कह सकते CP है हमारा कंप्रेसर और D4 डायरेक्ट। तो मेन कंप्रेसर को डायरेक्ट चलाने के लिए VL स्विच है जिसे हम कहते हैं VLCPD।
को ऑन करके MR प्रेशर जो मेन रिजर्वायर प्रेशर है उसको 9.5 kg/cm² तक बना लें। SA9 के द्वारा लॉको ब्रेक लगाना है। SA9 सिर्फ लॉको के लिए होता है, लॉको। और अगर ट्रेन मोटर गाड़ी, ट्रेन के लिए अगर गाड़ी खड़ी करनी है सिर्फ गाड़ी के लिए A9 ब्रेक होता है, और लॉको के लिए हमारा SA9 ब्रेक होता है। तो ऐसे के द्वारा लॉको ब्रेक, हैंड ब्रेक और वुडन वेज लगा करके लॉको को सुरक्षित करेंगे। डीजे ओपन करेंगे। LSDJ की बत्ती का जलना सुनिश्चित करेंगे। LSDJ क्या है? LSDJ होता है हमारा डीजे का सिग्नलिंग लैंप। तो LSDJ का जलना हम यहाँ पर सुनिश्चित करेंगे। पायलट लैंप डीजे के लिए हम बोल सकते हैं LSDJ को। फिर ZPT को 0 पर ला करके पेंटो डाउन करेंगे। HVA ऑफ करेंगे और पेंटो नीचे आया है यह सुनिश्चित करेंगे। HVA क्या है? बैटरी का जो स्विच है उसको ऑफ करेंगे। ZPT क्या है? पेंटो का जो स्विच है उसको 0 पर ला करके पेंटो को डाउन करेंगे और देखेंगे कि पेंटो हमारा नीचे आ गया है। अब ZPT चाबी को निकाल करके कॉरिडोर नंबर 1 में जाएंगे और VV बॉक्स बैटरी बॉक्स में ZPT को 4 बजे की पोजीशन में लगा करके 7 बजे की पोजीशन पर घुमाएंगे तो कुछ क्रियाएं यहाँ पर होंगी। जैसे कि ZPT जो की है इसको 4 बजे की पोजीशन पर यहाँ पर जाएंगे बैटरी बॉक्स में ZPT जो की है उसको 4 बजे की पोजीशन क्या होती है? जैसे 12, 6, ये 4 बजे की पोजीशन यहाँ से घुमाएंगे, यहाँ पर लगाकर इस तरीके से की को लगाएंगे और लगा करके इस तरीके से 7 बजे की पोजीशन तक घुमाएंगे, इतना घुमा देंगे इसको। तो ZPT को 4 बजे की पोजीशन में लगा करके 7 बजे की पोजीशन पर घुमाएंगे तो कुछ क्रियाएं होंगी। जैसे क्या क्रियाएं होंगी? पेंटो सर्वो मोटर को जाने वाली हवा का रास्ता बंद हो जाता है। VV बॉक्स और BPT के बीच की हवा VV बॉक्स के एग्जॉस्ट पोर्ट से निकल जाती है। HOM हैंडल है वो फ्री हो जाता है। HOM हैंडल जो होता है हम कह सकते हैं मेन अर्थिंग स्विचिंग ऑपरेशन जो हैंडल है वो फ्री हो जाता है। अब HOM हैंडल को ऊपर उठाएंगे तो कुछ क्रियाएं होंगी। अब HOM हैंडल को ऊपर उठाएंगे तो क्या क्या क्रिया होंगी? HOM स्विच के छत पर 2 कॉन्टैक्ट लगेंगे। तो HOM स्विच के HOM क्या है? हमारा है मेन अर्थिंग स्विच ऑपरेटिंग हैंडल। तो HOM स्विच के छत पर 2 कॉन्टैक्ट लगेंगे, एक से रूफ इक्विपमेंट और दूसरे से मेन ट्रांसफार्मर हमारा अर्थ हो जाएगा। डीजे कंट्रोल सर्किट में VV के इंटरलॉक लगेंगे और ZPT लॉक हो जाएगी। फीचेट चाबी फ्री हो जाएगी। आवश्यकता से एक से अधिक फीचेट चाबी स्वयं ही सुरक्षा के लिए निकालें और HOM हैंडल ग्राउंड स्थिति में लॉक हो जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो मेन अर्थिंग स्विचिंग ऑपरेशन हैंडल है वो ग्राउंड स्थिति में लॉक हो जाएगा। अब लॉको जैसे ग्राउंड कर दिया, अब लॉको को अंडरग्राउंड करना। अंडरग्राउंड करने के लिए क्या करेंगे? फीचेट चाबी को VV बॉक्स में लगा करके यहाँ स्थिति में यथा स्थिति में घुमाएंगे। जैसे स्थिति थी वैसे ही यहाँ पर VV बॉक्स में लगा करके फीचेट चाबी को घुमाएंगे। HOM हैंडल को नीचे करेंगे। ZPT चाबी को 7 बजे से 4 बजे की पोजीशन पर लाएंगे। ZPT चाबी को निकाल लेंगे, लॉको को एनर्जाइज करेंगे और आगे कार्य करेंगे। अब बात करते हैं ट्रैक्शन पावर सर्किट। ट्रैक्शन पावर सर्किट क्या होता है? जैसे ट्रैक्शन पावर सर्किट है यहाँ पर, तो ट्रैक्शन पावर सर्किट है ये हम बाद में देखेंगे।